हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास से 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, और आज हम पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 6 को प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इसमें हम देख रहे थे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब आपने बहुत सारी चीजों को विश्व परिप्रेक्ष्य की जितनी भी चीजें थी आपने उनको पढ़ा, जानने का प्रयास किया और एक एक करके हमने देख लिया। क्लियर है? चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है तो क्या समझेंगे आप अंतर्राष्ट्रीय संगठन? चलिए आगे बढ़ जाए। बात कर रहे हैं परिचय की। इस अध्याय में हम सोवियत संघ के बिखरने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे कि जब सोवियत संघ बिखरा बिखरा मतलब जो यूनियन था देशों के साथ, बहुत सारे देशों में मिले हुए थे सोवियत संघ में, उसके बाद टूटा, फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका के बारे में हम पढ़ेंगे। और हम देखेंगे कि उभरते हुए विश्व की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन और पुनर्निर्माण की बात हो रही है। इसमें चुनौतियां ये थी कि अमेरिका की शक्ति को बढ़ाना, सुधार प्रक्रियाओं और उनकी कठिनाई को एक सरल मिसाइल, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षित परिषद में होने वाले बदलाव और संघ और भारत के जुड़ाव, परिषद और इनको लेकर उनकी विशेष दृष्टिकोण आप जानकारी का एक अहम विषय है। इस अध्याय में आप इस अंत में एक अहम विषय है। इस अध्याय के अंत में इस सवाल से किया जाएगा कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व की कोई भूमिका निभा सकता है, किसी महाशक्ति का दबदबा हो। अध्याय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की चर्चा की गई है। कैसे की गई है? कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और उनकी चर्चा की गई है जो हर जगह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा। क्लियर है? तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, अगर आपने पहले पढ़ा है तो मैंने आपको बताया कि सोवियत संघ क्या है और कितने देश थे उसमें। तो ध्यान रहना चाहिए, उस जमाने के सोवियत संघ में आपकी कितनी यूएसएसआर में 15 कंट्री थी, 15 देशों का समूह था, देशों का समूह था। कौन? यूएसएसआर। क्लियर हो गया? अब इसमें रूस था, यूक्रेन था, बेलारूस था, उज्बेकिस्तान था, कजाकिस्तान था, जॉर्जिया था, अर्मेनिया था, अजरबैजान था, लिथुआनिया, लातविया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, एंटोगोरियो, लगभग इसमें इतने सारे देश थे जो लगभग 15 कंट्री थी। और ध्यान रखना, यूक्रेन जो है वो भी आपका यूएसएसआर का ही हिस्सा था एक जमाने में। 1991 के बाद ये टूटा। ध्यान रखना, एक समय आता है 1991 के बाद, और आर्थिक विकास कमजोरी के कारण क्या हुआ? यूएसएसआर का 1991 में क्या हो गया? ब्रेक, वो टूट गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ध्यान रहेगा, इस जमाने में आके वो आपका टूट गया। क्लियर है? आगे जून 2006 में के दौरान इजराइल ने लेबनान पर हमला किया। जून 2006 में क्या इजराइल ने क्या किया? लेबनान पर हमला किया। उसका कहना था कि उग्रवादी हिजबुल अल्लाह के नियंत्रण में हमला करना जरूरी है। भारी संख्या में आम नागरिक मारे गए, सार्वजनिक इमारतें, रिहायशी इलाके इजराइल बमबारी के चपेट में आए। संयुक्त राष्ट्र संघ, जहां भी हम संयुक्त राष्ट्र संघ है तो हम इसको बहुत जगह यूएन बोलते हैं, ठीक, और कहीं कहीं यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो इस मामले में एक बहुप्रस्तावी बाद में अगस्त में पास किया गया और इजरायली सेना के इलाके से अक्टूबर में वापसी हो सकी इन दो कार्टूनों के माध्यम से दिखाया गया। यानी कि इजराइल ने अटैक किया लेबनान पर। देखिए,
लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ये जो मुद्दे हैं बड़े पुराने हैं, क्लियर है। और ये अपनी जगह के वर्चस्व को लेकर ईसाई भी वहां पर अपना वो दिखाते हैं, मुस्लिम भी अपना वो दिखाते हैं वर्चस्व, और जो इजरायली लोग हैं, यहूदी लोग हैं, वो भी अपने वर्चस्व की जो बात है वहां पर करते हैं। अब कह रहे हैं कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्यों जरूरत पड़ी। भाई अगर अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तो हमें उसकी आपका जरूरत क्यों चाहिए, ठीक है, उसकी जरूरत ही क्यों है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, ये हमको देखिए। एक और इस तरह कार्टून और टिप्पणी को दूसरी ओर हम पाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को आजादी की दुनिया का सबसे अधिक महत्व अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। ठीक, अमूमन यूएन कहे जाने वाले संगठन को विश्व भर में बहुत से लोग एक अनिवार्य संगठन मानते हैं। यह संगठन नजर में शांति, प्रगति और मानवता की आशा का प्रतीक है। हमें संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों की जरूरत क्यों है, आइए इस पर एक ऐसे दो लोगों पर विचार करें और जिससे हम इस संगठन के काम काज के अंदरूनी जानकारी इकट्ठा करें। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए। यूएन का संगठन का क्यों बना है कि कोई व्यक्ति स्वर्ग पहुंचे इसकी कुछ नहीं है, लेकिन उसे नर्क से बचाना है। नर्क का मतलब है कि कहीं भी ऐसा नरसंहार ना हो, कोई देश किसी पर अटैक करे, कोई ऐसी स्थिति बन जाए तो उनको उसके हित में बचाना, ये सब करना जरूरी है। डेंग हेम्डोडस संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव, उन्होंने बात कहा, बताई गई चौपाल ठीक कहा आपने। संयुक्त राष्ट्र संघ ने खूब बैठकें होती हैं, दनादन भाषण होते हैं, खासकर आम सभा और आपका वार्षिक सत्र में लड़े, जैसे कि आपका चर्चिल कहते हैं कि हथियार लड़ने के लिए बढ़िया है, जब जवान लड़ाई जाए तो उस कहीं बात बेहतर नहीं है। हर जगह दुनिया के सारे इकट्ठे होकर और कभी कभार अपनी बातों को एक दूसरे के सर खाए, वनस्पति लड़ाई होगी, मैदान एक दूसरे में सरकलम करेंगे। शशि थरूर कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सार्वजनिक सूचना के पूर्व अपर सचिव। ये शशि थरूर कांग्रेस के नेता है और भारत के लीडर है। ठीक, और यूएन में आपका महासचिव का चुनाव भी लड़ने वाले थे, लेकिन दिक्कत हो गई। ये दोनों उदाहरण एक महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन हर मर्ज की दवा नहीं है, यानी कि कुछ भी हो जाए हर मर्ज में आप वहां नहीं जा सकते, लेकिन वे महत्वपूर्ण जरूर है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामले में मदद करते हैं। कहां पर? युद्ध और शांति के मसले में मदद करते हैं। वे शांति की सहायता करते हैं ताकि हम सब बेहतर जीवन की स्थिति को कायम रख सके। तो मेन उद्देश्य क्या है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का? तो मेन उद्देश्य यही है कि भैया हम क्या कर सके, युद्ध ना हो, शांति बने रहे, मानव जीवन का कल्याण हो। हर संगठन का अल्टीमेटली उद्देश्य यही है। ऐसा है, यही उद्देश्य रखा गया है सबका। क्लियर है? अंतर्राष्ट्रीय संगठनों। चलिए आगे बढ़ जाए। देख लिया आप लोगों ने? चलिए, यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, देश के बीच मनमुटाव, झगड़े होते हैं, लेकिन मतलब यह नहीं है कि वे अपने बैर विरोधी के कारण एक दूसरे से युद्ध ठान ले। उनकी जगह में विभेद मसलों पर बातचीत कर सकते हैं। देखिए, हर मुद्दों पर लठ नहीं उठ सकता, लड़ाई नहीं की जा सकती है, सुलझाना बातों से ही पड़ता है। शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ सकते हैं और वास्तुतः अधिकांश झगड़ों को, विभेदों का सामना बिना युद्ध के ही किया जा सकता है। कह रहे हैं कि जो भी कोई हमारे बीच मतभेद हैं, डिफरेंसेस हैं, हम बिना उनके ही कर सकते हैं। लेकिन यह तथ्य ऐसा है जिस पर कम ध्यान जाता है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। कह रहे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई शक्तिशाली राज्य नहीं है। पहली बात, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। जिसकी अपनी सदस्यता पर धौंस चलती हो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण विभिन्न राज्य कर सकते हैं और उसके मसलों पर ही जवाबदेही होता है। राज्यों को इस बात पर सहमति होती है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन
बढ़ना चाहता है तो संगठन कायम होते हैं। एक बार इनका निर्माण हो जाए तो यह है समस्या का शांतिपूर्वक आपका समाधान और सदस्य देशों के साथ मदद करते हैं। कैसे होते हैं? जो भी सदस्य देश हैं उनकी मदद करते हैं और एक साथ रूप में ये आपका चलते हैं। क्लियर है? संगठन एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मददगार है। संगठनों के सामने कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जिनके साथ मिलकर ही करना होता है। कुछ मामलों में चुनौतीपूर्ण होते हैं और तभी उनको निपटाया जा सकता है। सभी के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इनकी एक मिसाल तो बीमारी हो चुकी है। कुछ लोगों को तब खत्म किया जा सकता है जब विश्व के हर एक देश अपनी आबादी को टीके लगाने के सहयोग करें। ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्वव्यापी तापमान, उसके प्रभाव और उसके का उदाहरण ले लीजिए। अगर आप ग्लोबल वार्मिंग को ही देख लीजिए, हम विश्वव्यापी में रूप करते हैं भाई हमको कार्बन इमिशन को कम करना है, HFC गैस का जो हो रहा है उनको अब कम करना है, हमारा वैश्विक टेम्परेचर बढ़ रहा है, सब देशों को मिलकर सहयोग करना चाहिए ताकि हम जो टेम्परेचर है उसको कम कर सके। ऐसे प्रयास करते हैं। वातावरण में ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने से तापमान बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहे हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक, इससे समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा है। अगर ऐसा हुआ तो विश्व में समुद्री इलाके बड़े बड़े शहर में भी शामिल हैं, इसमें डूब जाएंगे। हर देश में अपने तरीके से ग्लोबल वार्मिंग दुष्प्रभाव का सामना ढूंढ सकता है। तभी अंत में प्रभावशाली समाधान यही है कि वैश्विक तापमान को रोको। क्या किया जाए? जो वैश्विक तापमान है उनको आपका रोका जाए और विश्व के बड़े औद्योगिक देश का आपका सहयोग जरूरी है कि जितने भी बड़े देश हैं और जिनके यहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उनके इस तरह का सहयोग किया जाए और ऐसे चीजों को देखना चाहिए। दुर्भाग्य से सहयोग की जरूरत को पहचान और समुच होना, सहयोग करना दो अलग बात है। यानी कि पहचान करना और सचमुच में आपका रियल में उस चीज के लिए सहयोग करना दो अलग अलग बातें हैं। देश सहयोग करने की जरूरत को पहचान सकते हैं, लेकिन सहयोग का सबसे बेहतर तरीका क्या होगा? क्या सोचते हैं कि भाई हम लोग पहचान करेंगे, हेल्प करेंगे, सहयोग, लेकिन है क्या? ठीक, इस पर हमेशा व्यक्ति सहमत नहीं हो सकता। सहयोग में आने वाली लागत पर भार कौन उठाएगा? सहयोग में होने वाले लाभ का आपसी बंटवारा न्यायोचित ढंग से हो जाएगा, मोल तोल के बाद भी तय होगा, उससे कोई मुकर नहीं सकता। आपसी समझौते के बाद जो बात तय हुई उसमें से कोई दगा नहीं करेगा। बिंदु पर इन सभी का हमेशा एक सहमति सी आपकी बनी रहेगी। कैसी रहेगी? आपसी जो सहमति है वो हमेशा आपकी बनी रहेगी। तो ये दिखाने का प्रयास किया है कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो किस तरीके से काम करता है, क्या उसके तौर तरीके हैं, क्या वाकई में सहयोग और समन्वय के लिए काम कर रहा है, क्या उसके प्रयास हैं, किस तरह के प्रयास की वो बात करता है। ठीक, आगे बढ़े। देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग करने का उपाय और सूचना जुटाने की मदद कर सकता है। यह संगठन नियम और नौकरशाही एक रूपरेखा दे सकता है ताकि सदस्यों को यह विश्वास हो जाए कि आने वाली लागत में सब सुमेचित और साझेदारी होगी, लाभ का बंटवारा नियोजित होगा और कोई एक सदस्य का एक बार समझौता शामिल हो जाएगा तो वह इस समझौते में नियम और शर्तों को पालन करेगा। कह रहे कोई अगर किसी प्रकार के समझौते में रूपरेखा में वो शामिल हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में, तो जो जो चीजें दी जाती हैं उनके शर्तों को, उनको सहयोग को, उनको पालन करने का प्रयास करता है, उन नियमों को, उन समझौतों। अब जैसे पेरिस समझौता हुआ, पेरिस समझौते में कोशिश की गई कि भाई सब लोग क्या करेंगे, ग्लोबल टेम्परेचर को 2030 तक 0.5 डिग्री हमको कम करने का प्रयास करें। तो हमें क्या करना है? कार्बन एमिशन नहीं करना है। अब जैसे हम लोग सौर ऊर्जा की तरफ आपका बढ़ रहे हैं, इसी तरह बढ़ रहे हैं सौर ऊर्जा की तरफ, ऐसे प्रयास करें कि हम कार्बन का उत्सर्जन ना करें और जितनी हो रखे हैं उसको सिंक करें। सिंक मतलब सोखें। सोखें कैसे? जब हम लोग आपका पेड़ अधिक लगाएंगे तो क्या होंगे, हम कार्बन को सोख सकते हैं। शीत युद्ध के अंत तक अब संयुक्त राष्ट्र संघ थोड़ी अलग भूमिका निभा रहा है। हमने ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि अमेरिका और उसके खेमे के देश विजेता बनकर उभर रहे हैं और ऐसे में बहुत से लोग, सरकारों को इस बात की चिंता सता रही है कि अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी एशिया देशों को ताकतवर
हो जाएंगे तो उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं पर लगाम कसना असंभव है। कह रहे अगर ऐसा हो गया तो जितनी भी वो चीजें हैं उन पर लगाम लगाना और उनको कसना बड़ा असंभव हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के साथ संवाद और चर्चा की मदद कर सकते हैं। क्या वे संगठन अमेरिकी सरकार के ताकतवर अंकुश लगा सकते हैं? हम इन सवालों को इस अध्याय पर अंत में देखेंगे और खोजेंगे और इस पर विचार करेंगे कि आखिर में क्या हुआ। आइए इसके साथ हम चलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, जो यूएनओ की स्थापना कब हुई। तो सबसे पहले देखिए, अगस्त 1941 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटानिया प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा, कहाँ के? ब्रिटानिया प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर हुए। तो अटलांटिक चार्टर सबसे पहले आ रहा है और 1942 में ध्रुवीय शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे 26 मित्र राष्ट्र ने अटलांटिक चार्टर के समर्थन में वाशिंगटन में मिले। ध्रुवीय राष्ट्र दो देश, ध्रुवियों का शीत युद्ध चल रहा था, एक तरफ रूस का खेमा और एक तरफ इधर खेमा, ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। जब सेकेंड और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, दो राष्ट्र लड़ रहे थे जिनको हम सेंट्रल पावर यानी कि ध्रुवीय राष्ट्र कहा गया और एक मित्र राष्ट्र। अब कह रहे हैं कि मित्र राष्ट्र जो थे वो मिले 26 मित्र राष्ट्र, उन्होंने अटलांटिक चार्टर नाम का एक आपका समर्थन किया और वाशिंगटन में बैठे और दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इस पर किए, संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो 1942 में हुआ, यानी कि जो युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो गुट बने थे, वही गुट के रूप में आगे काम चला और उसमें मित्र राष्ट्र जो थे उनके बहुत सारे और हो गए। 26 लोग मिलकर अटलांटिक चार्टर एक्ट पर वो हस्ताक्षर कर रहे हैं वाशिंगटन में। अब क्या हो रहा है कि 1945 में तीन बड़े नेता, रूजवेल्ट, अब ये कौन है आपका? यूएस के राष्ट्रपति हैं, चर्चिल आपके प्रधानमंत्री हैं और स्टिलन ने याल्टा सम्मेलन में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, कौन सा सम्मेलन? याल्टा सम्मेलन में प्रस्तावित किया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन करने का निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे। 1945 में डिस्कस हुआ कि भाई याल्टा सम्मेलन होता है और कहते हैं कि हम लोग एक यूनाइटेड राष्ट्र यानी सब लोग मिलकर एक राष्ट्र बनाएंगे और एक सम्मेलन करेंगे। तो अप्रैल मई 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मसले पर केंद्रित 2 महीने का लंबा सम्मेलन संपन्न। 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर में 50 देशों ने हस्ताक्षर किए और सबसे पहले 26 जून 1945 को 50 देश आए। पोलैंड ने 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए। संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 मूल संस्थापक सदस्य हैं। कितने हैं? 51। जब वो बन रहा था तो 51 लोगों ने आपके हस्ताक्षर किए और पोलैंड इसमें लास्ट में। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में 24 अप्रैल को हुई। तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। कब? तो अगर पूछ ले संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई तो 24 अक्टूबर 1945 को, तो ये स्थापना दिवस है। तो इसको इंपोर्टेंट कर लीजिए कि यूएनओ का स्थापना दिवस कोई अगर आपसे पूछ लेता है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि भैया यूएनओ का अगर आप स्थापना दिवस मेरे से पूछ रहे हैं तो यूएनओ के स्थापना दिवस को आप देख सकते हैं, तो ये देख 30 अक्टूबर 1945 को भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो गए। क्लियर हो गया? तो इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है? चलिए एक बार नजर दौड़ाइए। 1941 से शुरू हुआ और फिर उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बनकर हमारे सामने। आगे बढ़ जाए। चलिए देख लिया जब तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? तो कैसे बना आपका यूएन 24 अक्टूबर 1945 को, और ध्यान रखना 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसमें शामिल हो गया। तो मुझे बताइए क्या भारत इसका संस्थापक सदस्य बना? तो नहीं। अगर बन जाता तो अच्छा होता, आज हम परमानेंट वीटो में होते। तो 6 कंट्रियां हैं। आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका भी तो आपका विकास हुआ होगा, इसका विकास को देखते हैं। पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए
जगाया कि झगड़े के निपटारे करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास जरूरी किया जाना चाहिए। भैया कोई मुद्दा हो जाए किसी प्रकार से कहीं तो सुलझे। इसके परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशन का जन्म। ठीक, शुरुआत में सफल मौजूद संगठन था और 1939 से 45 ने रोका। पहले की तुलना में महायुद्ध के से ज्यादा लोग मारे गए और आपके घायल हुए। कैसे हैं? ज्यादा लोग मारे गए और आपके घायल हुए। ठीक, ये हमको देखना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए, यूनाइटेड 1942 की संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के आधार पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका युद्ध सूचना विभाग यूनाइटेड स्टेट ऑफ बार इंफॉर्मेशन द्वारा तैयार किया गया पोस्टर है। इस पोस्टर में उन देशों के झंडे को दिखाया जा सकता है जिनमें मित्र राष्ट्र युद्धक प्रयास के समर्थन करने के संकल्प किया था। यह पोस्टर का अर्थ महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जड़ें युद्ध में है। क्या दिखा रहा है? युद्ध में, यानी कि युद्ध चाहता था उस टाइम संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ऐसी बहुत सारी जुड़ी चीजें हैं तो हम पढ़ेंगे। आप देखते हैं कि धीरे धीरे इन सब का महत्व कम हो रहा है क्योंकि क्या हो रहा है? महत्व कम। अब बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना और प्रमुख अंग। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आपका यूएनओ है इसकी संरचना कैसी है, अध्यक्ष कितने हैं, क्या क्या लोग हैं, कौन कौन से इसमें विभाग हैं, किस तरह से लोग इसमें काम करते हैं, इन संरचना को, इन समाज की स्थिति को, इन सब चीजों पर हम लोग आकलन करेंगे और एक एक करके हम लोग इसमें पढ़ेंगे और विचार करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो अभी जितना आपने पढ़ा है यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? देख लीजिए, कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी का? देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लिया बच्चों? देख लिया? चलिए आगे बढ़ जाएं। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।